Hello students, it's Anuradha ma'am here. Welcome to my YouTube channel Made Concept Easy. थेरेप्टिक अप्रोच को कंटिन्यू करते हुए आज जो टॉपिक एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसका नाम है रिहेबिलिटेशन ऑफ द मेंटली इल। देखो, अब तक मैं सारी थेरेपीज अपलोड कर चुकी हूँ, उनके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी ताकि आप पूरा थेरेप्टिक अप्रोच डिटेल में पढ़ पाएं। बहुत इजीएस्ट वे से मैंने आपको सारी थेरेपीज एक्सप्लेन की है। बिहेवियर थेरेपी, कॉग्निटिव थेरेपी, लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको लोगो थेरेपी डिटेल में एक्सप्लेन की है, क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी एक्सप्लेन की है। उसमें मैंने आपको बताया है कि किस तरह से एक पर्सन की बिलव्ड की जब डेथ हो जाती है तो उसे न्यूरोटिक एंजाइटी क्रिएट हो जाती है। जब उसे न्यूरोटिक एंजाइटी डेवलप हो जाती है तो वो लीड करती है डेवलपमेंट ऑफ एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी। तो ये सब मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया है। पूरे वीडियो लेक्चर्स आप डिटेल में देख लेना, फुल कंसंट्रेशन के साथ देखना, स्टार्टिंग से एंड तक सारे टॉपिक्स अच्छे से पढ़ लेना, तो ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आज मैं आपको बता रही हूँ रिहेबिलिटेशन ऑफ द मेंटली इल। देखो, किसी भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का जब ट्रीटमेंट थेरेपिस्ट करता है तो उसमें दो कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट होता है रिडक्शन इन सिम्टम्स ऑफ द डिसऑर्डर, दूसरा होता है इम्प्रूविंग द क्वालिटी लाइफ ऑफ द क्लाइंट। तो आप किस तरह से डिफाइन करेंगे? देखो, ट्रीटमेंट ऑफ डिसऑर्डर इन्वॉल्व्स नंबर 1 रिडक्शन ऑफ सिम्टम्स, नंबर 2 इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। ये दो कंपोनेंट हर डिसऑर्डर में होते हैं। जब भी थेरेपिस्ट इन्हें ट्रीट करता है तो दो सिचुएशंस अराइज होती है। अगर फर्स्ट सिचुएशन होती है, इसका मतलब अगर उसके सिम्टम्स को रिड्यूस करके ही उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है तो उसे हम माइनर डिसऑर्डर बोलते हैं। उसे मेजर डिसऑर्डर ट्रीट नहीं किया जाता, वो एक माइल्ड डिसऑर्डर होता है। तो इन केस ऑफ माइल्ड डिसऑर्डर जैसे एंजाइटी है, डिप्रेशन है या फोबिया है, इस तरह की अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो रिडक्शन ऑफ सिम्टम रिजल्ट इन लाइफ इम्प्रूवमेंट। तो क्लाइंट की लाइफ को इम्प्रूव कैसे करेगा थेरेपिस्ट? उसके सिम्टम्स को रिड्यूस करके। देखो, एक पर्सन है जिसे एंजाइटी की प्रॉब्लम है या फिर वो डिप्रेशन में जा रहा है, तो यहाँ पर थेरेपिस्ट उसको बिहेवियर थेरेपी के थ्रू, उसकी काउंसलिंग के थ्रू उसे मॉडिफाई करेगा, उसके बिहेवियर को चेंज करेगा। यहाँ पर्सन को किसी तरह की कोई सीवियर प्रॉब्लम नहीं है तो उसे रिहेबिलिटेशन थेरेपी की रिक्वायरमेंट नहीं है। देखो, जब कोई भी क्लाइंट अपने थेरेपिस्ट के पास आता है और उसकी माइनर प्रॉब्लम होती है, उसकी माइल्ड सिचुएशन होती है डिसऑर्डर की, जैसे एंजाइटी है, डिप्रेशन है, फोबिया है, तो यहाँ थेरेपिस्ट क्या डिसाइड करता है कि अगर इसके सिम्टम्स को रिड्यूस कर दिया जाए तो ये पर्सन ठीक हो जाएगा, ये दोबारा से अपनी प्रॉपर लाइफ में, अपनी नॉर्मल लाइफ में एंटर कर जाएगा। तो यहाँ पर रिहेबिलिटेशन थेरेपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो आप ऐसे डिफाइन करेंगे, सबसे पहले आप माइल्ड डिसऑर्डर्स डिफाइन करेंगे। माइल्ड डिसऑर्डर में आप 2-3 एग्जांपल दे देंगे, फिर आप लिखेंगे रिडक्शन ऑफ सिम्टम रिजल्ट इन लाइफ इम्प्रूवमेंट। यहाँ वो नोटिफाई करेगा कि अगर क्लाइंट को बिहेवियर थेरेपी के थ्रू ही उसके बिहेवियर को मॉडिफाई किया जाए, उसकी एंजाइटी को, डिप्रेशन को रिड्यूस किया जा सकता है, तो वहां रिहैब थेरेपी वो उसे नहीं देगा। वो सिर्फ एक बिहेवियर थेरेपी के थ्रू ही उसके बिहेवियर को मॉडिफाई कर देगा और पर्सन नॉर्मल हो जाएगा, वो अपनी नॉर्मल लाइफ में एंटर कर जाएगा, उसको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर सीवियर डिसऑर्डर हो जाते हैं जैसे स्किज़ोफ्रेनिया, यहाँ क्या होता है कि थेरेपिस्ट को रिहैब थेरेपी की रिक्वायरमेंट होती है। स्किज़ोफ्रेनिया में क्या होता है कि पर्सन का जो कॉग्निशन होता है वो डिस्टोर्ट हो जाता है। इसका रिजल्ट क्या होता है कि उसकी पर्सनल, सोशल और ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग डिटीरियोरेट हो जाती है। यहाँ वो लाइफ में बिल्कुल आगे नहीं बढ़ सकता क्योंकि उसका कॉग्निशन बिल्कुल डैमेज हो जाता है, बिल्कुल ही डिसरप्ट हो जाता है। देखो, ये सिचुएशन लाइफ में कब अराइज होती है? जब पर्सन अल्कोहल का कंजम्पशन बहुत ज्यादा करता है। दूसरा, वो ड्रग एडिक्ट बन जाता है, ड्रग वो एक्सेसिवली कंज्यूम करता है। इस सिचुएशन में क्या होता है कि उसे एक रिहैब थेरेपी की रिक्वायरमेंट होती है। जब पर्सन का कंजम्पशन सीवियर हो जाता है और वो बिल्कुल टोटली एकदम टूट जाता है, हर तरह से उसकी फंक्शनिंग डिटीरियोरेट हो जाती है, तो उसे रिहैब सेंटर में भेजा जाता है। रिहैब सेंटर में क्या होता है कि उसकी फंक्शनिंग को इम्प्रूव किया जाता है, उसकी स्किल्स डेवलप की जाती हैं। देखो, आपने संजू मूवी में देखा होगा कि जो रणवीर कपूर है उसको ड्रग एडिक्शन की आदत है, वो बहुत बड़ा ड्रग एडिक्ट बन जाता है।
तो उसके फादर जो परेश रावल हैं, जिन्होंने सुनील दत्त का रोल किया है, वो उसे रिहैब सेंटर लेके जाते हैं। अमेरिका के एक रिहैब सेंटर में उसे भर्ती किया जाता है, लेकिन वहां पर क्या होता है कि उसको विड्रोल सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। देखो, जब ये चीजें अल्कोहल और ड्रग्स, जब इनका कंजम्पशन सीवियर हो जाता है और इन चीजों को बंद किया जाता है तो विड्रोल सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं। जैसे आपने देखा कि रणबीर कपूर को क्या होता है, उसे बहुत ज्यादा ठंड लगनी शुरू हो जाती है, तो वो क्या करता है, स्वेटर पहनता है, कंबल ओढ़ता है, फिर बहुत ज्यादा उसे गर्मी लगने लग जाती है, बर्फ के टब में जाके लेट जाता है। दूसरा, उसको कभी वॉमिटिंग महसूस होती है, कभी उसे नोजिया लगता है, फिर उसके सर में इतना जबरदस्त दर्द होता है कि अनबेरेबल होता है। यानी जो ये विड्रोल सिम्टम्स आते हैं, इसका कारण क्या है कि पर्सन को उस चीज की रिक्वायरमेंट होती है, उसको अब वो ड्रग चाहिए, तो वो क्या करता है, वहां से भाग जाता है। भागकर वो अपने दोस्त के पास जाता है और वो अल्कोहल का कंजम्पशन करता है। तो देखो, ये जो प्रॉब्लम है ये एकदम से नहीं जाती है। जो रिहैब सेंटर होते हैं वहां इस प्रॉब्लम को ट्रीट करने में टाइम लगता है। देखो, स्टार्टिंग में तो रणबीर कपूर को विड्रोल सिम्टम्स आते हैं, लेकिन बाद में धीरे धीरे वो डांस में इंटरेस्ट लेता है, फिर वो रेस में पार्टिसिपेट करता है और वो विन भी करता है रेस को, वो एरोबिक्स सीखता है। तो इस तरह से दूसरी एक्टिविटीज की तरफ उनका ध्यान डाइवर्ट किया जाता है। और जिस पर्सन को एडिक्शन की आदत है, जो एडिक्टिव है, जो अल्कोहल कंज्यूम करता है या फिर ड्रग कंज्यूम करता है, तो धीरे धीरे उस पर्सन को उसकी आदत छुड़ाई जाती है। इस प्रोसेसिंग में टाइम लगता है, क्योंकि वहां जो एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती हैं वो हर तरह की एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती है। उनको फिजिकली स्ट्रोंग बनाया जाता है, मेंटली फिट बनाया जाता है। दूसरा, उनके सोशल इंटरपर्सनल रिलेशंस भी डेवलप किए जाते हैं। क्लियर? एक पर्सन को प्रॉपरली एक्टिविटीज को परफॉर्म करने में, उसकी लाइफ को चेंज करने में टाइम लगता है, लेकिन वहां जो एक्टिविटीज प्रोवाइड की जाती हैं, जो पर्सन की स्किल डेवलपमेंट किया जाता है, उससे पर्सन एक नॉर्मल लाइफ कुछ टाइम बाद जी सकता है। वो एक नॉर्मल वर्ल्ड में एंटर कर सकता है, लेकिन इसमें पेशेंस की रिक्वायरमेंट होती है, प्रॉपर ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो रिहैब सेंटर में यही होता है कि उसे प्रॉपर स्किल्स दी जाती है। जब पर्सन का मेंटली डिस्टॉर्शन हो जाता है, डिसफंक्शनल बिहेवियर हो जाता है, तो वहां पर क्या होता है, उसको ड्रग का कंजम्पशन स्टॉप किया जाता है और वहां उसकी लाइफ स्किल्स इंप्रूव की जाती है। उसकी ऑक्यूपेशनल स्किल्स, उसकी पर्सनल स्किल्स, सोशल स्किल्स, सारे स्किल्स धीरे धीरे डेवलप की जाती है, क्योंकि यहाँ पर्सन बिल्कुल डिमोटिवेटेड है, उसकी सारे स्किल्स डैमेज हो चुकी है। जब स्किज़ोफ्रेनिया होता है तो पर्सन का क्या होता है, नेगेटिव एटीट्यूड हो जाता है, पर्सन को नेगेटिव थॉट्स आने लग जाती हैं, उसका किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं रहता है, ना ही किसी पर्सनल स्किल में, ना सोशल स्किल में, ना ही ऑक्यूपेशनल स्किल में। काम धंधे पे वो जाना बंद कर देता है, घर में भी वो बिल्कुल एकांत में पड़ा रहता है, उसको किसी से कोई मतलब नहीं होता, सोशली आइसोलेटेड हो जाता है, सोशली विड्रॉन हो जाता है। तो यहाँ रिक्वायरमेंट होती है उसको रिहैब सेंटर में भेजने की। अब देखो, रिहैब सेंटर में क्या होता है कि वहां पर पर्सन की स्किल्स डेवलप की जाती है। स्किल्स में सब तरह के स्किल्स साइड बाय साइड डेवलप की जाती है। ऐसा नहीं कि एकदम से सारी स्किल डेवलप की जाती है, नहीं, यहाँ टाइम लगता है, धीरे धीरे सारे स्किल्स पर्सन की इंप्रूव की जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि उसका कॉग्निशन बिल्कुल डैमेज हो चुका है। यहाँ जो उसका कॉग्निटिव फंक्शन है वो डिटीरियोरेट होने की वजह से वो प्रॉपर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता, उसकी मेमोरी लॉस हो जाती है, वो इनअटेंटिव हो जाता है। तो यहाँ किस तरह से फंक्शनिंग होती है ये सारी मैं आपको डिटेल में बता रही हूँ, ध्यान से सुनना। देखो, सबसे पहले आप रिहैबिलिटेशन में लिखेंगे, रिहैब इज रिक्वायर्ड टू हेल्प पेशेंट टू बी सेल्फ सफिशिएंट। यह पर्सन को सेल्फ सफिशिएंट बनाया जाता है ताकि वो अपनी लाइफ को इजीली इंप्रूव कर सके, वो वर्ल्ड में एंटर कर सके, वो अपनी जॉब ले सके, आगे वो अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर सके। तो इसमें देखो क्या प्रॉब्लम होती है, पेशेंट सफर फ्रॉम नेगेटिव सिम्टम्स लाइक लैक ऑफ मोटिवेशन टू डू वर्क और टू इंटरैक्ट विद पीपल एंड डिसइंटरेस्ट डेवलप। देखो, यहाँ नेगेटिव सिम्टम्स क्या अराइज होते हैं। सबसे पहला सिम्टम आता है लैक ऑफ मोटिवेशन टू डू वर्क। यहाँ उसका कुछ काम करने के लिए मन नहीं करता, जो काम वो पहले कर रहा था वहां वो डीमोटिवेटेड हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर्सन एक्सेसिव ड्रग्स ले रहा है, एक्सेसिव अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है, तो वो डीमोटिवेटेड हो जाता है, लैक ऑफ इंटरेस्ट इन वर्क हो जाता है। दूसरा आ जाता है लैकिंग इन इंटरैक्टिंग विद पीपल।
यहाँ पर उसके सोशल रिलेशन भी डिटीरियोरेट हो जाते हैं, वो किसी से किसी तरह के कोई इंटरपर्सनल रिलेशंस डेवलप नहीं करता। इसके बाद उसका डिसइंटरेस्ट डेवलप हो जाता है, यानी किसी भी चीज में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं होता, वो बिल्कुल आइसोलेटेड रहता है। अब जब उसे रिहैब सेंटर ले जाते हैं तो रिजल्ट क्या होता है? पेशेंट्स नीड स्पेशल एम्पैथी एंड प्रैक्टिकल हेल्प टू गेट बैक टू नॉर्मल लाइफ। देखो, जब उसे रिहैबिलिटेशन सेंटर में भेजा जाता है तो जो क्लाइंट होता है, जो पेशेंट होता है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्या वो सोचता है कि जो उसका थेरेपिस्ट है वो एक एम्पैथेटिक सिचुएशन उसे प्रोवाइड करे, यानी जो प्रॉब्लम वो फेस कर रहा है उस प्रॉब्लम को वो रियलाइज करे, तभी वो प्रॉपर ट्रीटमेंट ले पाएगा। देखो, एम्पैथेटिक सिचुएशन अगर थेरेपिस्ट शो करता है तो वहां क्लाइंट बहुत जल्दी रिकवरी शो करता है, क्योंकि एम्पैथेटिक में जो थेरेपिस्ट होता है वो उस सिचुएशन में खुद अपने आप को प्रेजेंट करता है, खुद अपने आप को रखता है और फिर वो क्लाइंट की प्रॉब्लम को समझता है, तो यहाँ पर ट्रीटमेंट बहुत जल्दी हो पाता है। यहाँ क्लाइंट क्या चाहता है कि उसका जो थेरेपिस्ट है वो उसको एक एम्पैथेटिक सिचुएशन प्रोवाइड करे, वो उसे एम्पैथी शो करे और उसे वो प्रैक्टिकली हेल्प करे, ताकि वो अपनी नॉर्मल लाइफ दोबारा से लीड कर सके, वो अपनी नॉर्मल लाइफ में जा सके। अगर थेरेपिस्ट उसको एक एम्पैथेटिक सिचुएशन देता है तो क्लाइंट बहुत जल्दी से रिकवरी शो करता है। अब देखो, ये जो स्टेप्स होती है रिहैबिलिटेशन सेंटर में, वो मैं आपको बता रही हूँ। देखो, वहाँ बहुत सारी एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती है। ये बात तो बिल्कुल सही है कि वहाँ ड्रग्स और अल्कोहल उन्हें नहीं दी जाती, लेकिन जब उनसे वो चीजें छुड़ाने की कोशिश की जाती है तो उनको दूसरी एक्टिविटीज की तरफ मोटिवेट किया जाता है, उनकी उन स्किल्स को धीरे धीरे डेवलप किया जाता है जो स्किल्स उनकी डैमेज हो चुकी है। तो देखो, सबसे पहली स्किल क्या आती है? ऑक्यूपेशनल थेरेपी। यहाँ पर पेशेंट्स आर टॉट स्किल्स लाइक कैंडल मेकिंग, पेपर बैग मेकिंग एंड वीविंग। देखो, इस सेंटर में जो पेशेंट आते हैं उनकी सारी स्किल्स खत्म हो चुकी हैं, तो यहाँ पर दोबारा से उनकी स्किल्स डेवलप करने के लिए किस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, उनकी सॉफ्ट स्किल्स इंप्रूव की जाती है। जैसे उनको कैंडल मेकिंग सिखाई जाती है, उनको पेपर बैग मेकिंग सिखाया जाता है या फिर वीविंग का वर्क सिखाया जाता है। इस तरह की स्किल्स क्यों दी जाती है? क्योंकि ये ज्यादा मेंटल प्रेशर क्रिएट नहीं करती। दूसरा, ये चीजें क्रिएटिव होती है, इसमें इंटरेस्ट आता है क्लाइंट को, तो वो बहुत इंटरेस्ट से, बहुत क्रिएटिव मैनर से इन स्किल्स को परफॉर्म करते हैं। दूसरी एक्टिविटीज होती है सोशल स्किल्स। देखो, सोशल स्किल में क्या आएगा? डेवलपिंग इंटरपर्सनल स्किल्स थ्रू रोल प्ले, इमिटेशन एंड इंस्ट्रक्शंस। अब यहाँ जो क्लाइंट आता है उसकी सोशल स्किल्स बिल्कुल डैमेज हो चुकी है, तो यहाँ पर इस सेंटर में क्या किया जाता है कि रोल प्ले के थ्रू उनकी सोशल स्किल्स को डेवलप किया जाता है। जैसे एक स्टूडेंट बन गया, एक टीचर बन गया, इस तरह से वो रोल प्ले करते हैं। एक वेंडर बन जाता है, दूसरा कस्टमर बन जाता है। इस तरह के रोल प्ले करके उनकी सोशल स्किल्स को इंप्रूव किया जाता है, उनके सोशल इंटरपर्सनल रिलेशंस डेवलप किए जाते हैं। दूसरा है इमिटेशन। उनको बोला जाता है कि आप किसी भी अपने फैमिली मेंबर का, किसी रोल मॉडल का इमिटेट करके दिखाओ, यानी उनकी एक्टिंग वो करके दिखाते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। नेक्स्ट इज इंस्ट्रक्शंस। जो भी इंस्ट्रक्शंस यहाँ प्रोवाइड की जाती है, क्लाइंट उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है और धीरे धीरे वो अपनी प्रॉब्लम से ओवरकम कर जाता है। क्लियर? नेक्स्ट स्किल इज कॉग्निटिव ट्रेनिंग। देखो, कॉग्निटिव ट्रेनिंग में क्या होता है? इट इज गिवन टू इम्प्रूव कॉग्निटिव फंक्शन लाइक अटेंशन एंड मेमोरी। कॉग्निटिव फंक्शन में क्या होता है कि यहाँ उसका कॉग्निटिव बिहेवियर बिल्कुल ही डिस्टोर्ट हो चुका है, डिसरप्ट हो चुका है, उसका माइंड बिल्कुल नहीं चलता। जिन लोगों को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है उनकी मेमोरी बहुत वीक हो जाती है, तो यहाँ उनके कॉग्निटिव फंक्शंस इंप्रूव किए जाते हैं। जैसे अटेंशन। अटेंशन में क्या होता है कि उनको किसी भी चीज के लिए अटेंटिव बनाया जाता है, क्योंकि वो इनअटेंटिव हो जाते हैं, इसलिए अटेंशन उनमें डेवलप की जाती है। दूसरा आ जाता है मेमोरी। मेमोरी उनकी लॉस हो जाती है, उसे धीरे धीरे इंप्रूव किया जाता है, उनका कॉग्निटिव लेवल बढ़ाया जाता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया है, बाइंग थिंग्स एंड काउंटिंग रिमेनिंग अमाउंट। उनको ऐसी स्किल्स सिखाई जाती हैं जिसमें वो इंटरेस्ट भी लेते हैं और धीरे धीरे उनकी स्किल्स डेवलप की जाती है, उनका कॉग्निशन धीरे धीरे इंप्रूव किया जाता है। जैसे बाइंग थिंग्स, उनको हम कहते हैं कि सपोज आपके पास 100 रुपए है,
आपने 25 रुपए खर्च कर दिए, तो अब आप काउंट करके बताओ आपके पास कितने रुपए बचे। तो इस तरह से उनके कॉग्निशन लेवल को इम्प्रूव किया जाता है। क्लियर? लास्ट पॉइंट इज वोकेशनल ट्रेनिंग। देखो वोकेशनल ट्रेनिंग में क्या होता है, इट इज प्रोवाइडेड टू ऑब्टेन प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट एंड जॉब्स। अब वन बाय वन सारे स्टेप इंप्रूव करने के बाद लास्ट स्टेप आती है वोकेशनल ट्रेनिंग। यहाँ पर उनको वोकेशनल स्किल्स प्रोवाइड की जाती है ताकि वो अपनी लाइफ को इजीली जी सके। यहाँ पर उनको प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग दी जाती है। जब इन सारे स्टेप्स में वो ट्रेन हो जाता है तो लास्ट में उसे वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है। वोकेशनल ट्रेनिंग में क्या आ जाएगा, जैसे उसे पोट्री की ट्रेनिंग दे दी, उसे टेलरिंग की है, फिर फोटोग्राफी की ट्रेनिंग है, वेब डिजाइनिंग की ट्रेनिंग है, ताकि वो अपनी लाइफ अच्छे से जी सके, वो अपना ऑक्यूपेशन स्टार्ट कर सके, वो एक जॉब ले सके। तो इस तरह की उसकी वोकेशनल स्किल्स डेवलप की जाती है। जब ये सारी स्किल्स उसकी इंप्रूव हो जाती है तो उसे रिहेबिलिटेशन सेंटर से घर भेजा जाता है, लेकिन फिर भी उस पर एक मॉनिटरिंग की जाती है, उसको सुपरवाइज किया जाता है कि कहीं दोबारा से ये इस एडिक्शन में ना आ जाए। तो देखो रिहैब सेंटर में इस तरह से पर्सन की सारी स्किल्स को डेवलप किया जाता है। सबसे पहले उसकी सोशल स्किल्स डेवलप की जाती हैं, जिसमें उसके इंटरपर्सनल रिलेशंस डेवलप किए जाते हैं कि कैसे आप सोसाइटी में रहेंगे। तो रिहैब सेंटर में ये सारे स्किल्स डेवलप होने के बाद ही पर्सन को उसके घर भेजा जाता है। फिर भी उस पर एक मॉनिटरिंग की जाती है, उसको वॉच किया जाता है कुछ टाइम पीरियड के लिए कि कहीं दोबारा से ये पर्सन इसका कंजम्पशन शुरू ना कर दे। क्लियर? तो ये सारे आपके की पॉइंट्स है, ये आपको लिखने हैं एग्जाम में। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको सारे पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। तो होपफुली आपको रिहेबिलिटेशन ऑफ मेंटली इल ये थेरेपी समझ में आ गई होगी। देखो दो तरह के डिसऑर्डर होते हैं। अगर माइल्ड डिसऑर्डर है तो वो सिर्फ रिडक्शन इन सिम्टम्स से ही ठीक हो जाता है, लेकिन अगर मेजर डिसऑर्डर है, स्किज़ोफ्रेनिया का एग्जांपल देंगे तो उसमें आपको ये सब लिखना होगा कि किस तरह से उसकी फंक्शनिंग हो जाती है, कैसे उसकी फंक्शनिंग डैमेज हो जाती है। दूसरा, वो डिमोटिवेटेड हो जाता है और अपने थेरेपिस्ट से उसकी ये एक्सपेक्टेशंस होती है कि वो एम्पैथी शो करे। इसके बाद आपको ये 4 स्टेप्स दिखानी है कि कौन कौन से स्टेप्स हैं जो रिहैब सेंटर में डेवलप की जाती है। क्लियर? होपफुली पूरा टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। प्लीज लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू।